नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी, इतिहास एवं कला व पर्यावरण से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में। हमारा यह जो परीक्षा धाम की बुक आती है करंट अफेयर्स की, उसका 15वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ जो हमारा करंट अफेयर्स है उसके बारे में। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था 2020 में पूछा गया था कि किस संगठन के द्वारा व्योम मित्र जो रक्षा रोबोट है उसका बनाया गया था। तो ये इसरो के द्वारा बनाया गया था। आप सबसे पहले हम देख लेते हैं हाल ही में जो हमारी इसरो के जो प्रमुख मिशन है उनके बारे में। जैसे एक्सपोसैट है, हमें ऊपर जो आकाश अंतरिक्ष है उसके अध्ययन के लिए हमने भेजा है। तो PSLV C-58 के द्वारा भेजा गया 1 जनवरी 2014 में। वहीं हमारे लिए जो मुख्य हो जाता है वह चंद्रयान 3 के बारे में बात करें, 14 जुलाई को भेजा गया था। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा M4 इसका एक वर्जन था जो 23 अगस्त 2023 में ही हमें चंद्रमा की सतह पर पहुंचा और चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला मध्य प्रदेश जो भारत है वो पहला देश बना। इसी के साथ मध्य प्रदेश के कुछ वैज्ञानिक थे वो भी इसमें भूमिका निभाई, वो भी उस समय सुर्खियों में देखे गए थे। उसके बाद हम बात करें आदित्य L1 के बारे में। ठीक इसी के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है, ये कई पेपरों में पूछा गया। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 में ये भेजा गया PSLV C-57 के द्वारा। यह मुख्य रूप से भेजा गया था। सूर्य की जो परत होती है, एक होती है कोरोना, एक होती है फोटोस्फीयर। जो कोरोना हमें कीट जो हमें दिखाई देती है वो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, तो उसका अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। वहीं हम देखें हमने हमारे द्वारा गगनयान फर्स्ट मानव रहित अंतरिक्ष यान का एक परीक्षण किया था। ये हमने 21 अक्टूबर 2023 में किया था। उसी के साथ में जब जुलाई 2025 में एक्सियोम जो मिशन 4 के तहत हमारे जो शुभांशु शुक्ला हैं, जिन्हें अशोक चक्र से अभी सम्मानित किया गया है। शांति में जो सबसे जो मुख्य जो पुरस्कार के रूप में अशोक चक्र प्रदान किया जाता है। शुभांशु शुक्ला जी को अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले इसरो के अंतरिक्ष यात्री बने। ये किसके द्वारा भेजे गए थे? फॉल्कन 9 जो हैवी रॉकेट है USA का, उसके द्वारा। वहीं देखें निसार मिशन, ये 30 जुलाई 2025 में GSLV F-16 के द्वारा इसरो और नासा का एक संयुक्त रूप से विकसित किया हुआ उपग्रह था, उसको भेजा गया। वहीं देखें हम इस और हमारे लिए ये सब महत्वपूर्ण नहीं होते, इतना नहीं, लेकिन जो निशाद हुआ, एक्सियोम हुआ, गगनयान से जुड़ी हुई चीज़ें हुई, आदित्य L1 और उसके बाद में चंद्रयान 3 और ये हमारा एक्सपोसैट, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आगे देख लेते हैं हम कि जो कुछ चीज़ें हमारे लिए भारत में पहली वाणिज्य निजी जो रॉकेट है विक्रम-1 का निर्माण जो स्काई रूट एयर स्पेस है उसके द्वारा किया गया है। वहीं देखें भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन IIT बॉम्बे में किया गया है। कहाँ देखने को मिला है? हमें IIT बॉम्बे में देखने को मिला है। वहीं देखें एलन मस्क की जो स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेज़न ने प्रोजेक्ट कूपर के तहत जो हमारे 27 उपग्रह हैं उनका पहला बैच अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। कौन कर रहा है स्टारलिंक के साथ में अब कंपटीशन? तो वो हमें अमेज़न देखने को मिल रहा है। उसी के बाद हम बात करें इसरो के जो आगामी मिशन हैं जो कई एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे गगनयान 2 को हम 2000 ये उस समय बनाई गई थी, तो अभी तो ये सब अंतरिक्ष यान में 2023-24 तो ये अब तो पीरियड निकल चुका। मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण मंगलयान 2 जो 2030 तक भेजा जाना है और मंगल ग्रह पर अध्ययन के लिए तो एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा। वहीं देखें हम गगनयान 3 भी देखने को मिलेगा हमें 2027 में। यह गगनयान मिशन में पहला चालक दल इसमें शामिल किया जाएगा। निशाद के बारे में बोलें, ये वही नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। तो ये संयुक्त परियोजना है जिसको हमने 2025 में भेज दिया है। शुक्रयान के बारे में बात करें, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर को भेजा जाएगा 2028 में। वहीं चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन तो हमारा 27-28 में भेजा जाएगा। इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जापान के सहयोग के साथ में हम इसको भेज रहे हैं। वहीं देखें चंद्रयान 4 तो 27-28 में चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर आएगा। उसके बाद में चंद्रमा पर मनुष्य भेजने की 2040 की हमारी परिकल्पना है। अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की वो इसरो द्वारा 2035 में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की बात की जा रही है। उसी के बाद में सुपर कंप्यूटरों के बारे में बात करें, भारत का एरावत नैनोवेव टेक्नोलॉजीज़ और जो EI कैप्टन है वो हमें अमेरिका का या विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा। एरावत का निर्माण नैनोवेव टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है, जबकि एरावत सुपर कंप्यूटिंग को 2023 में CDEC द्वारा
पुणे में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारे लिए। अब कुछ क्या चीज़ें चर्चित हैं जो हमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि INS महेंद्रगिरी, तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत युद्धपोत मुंबई में लॉन्च किया गया था ये। तो कौन सा है? INS महेंद्रगिरी। वहीं INS उदयगिरी मझगांव डॉक लिमिटेड जो मुंबई द्वारा यह निर्मित युद्धपोत है। वहीं देखें हम चंगलपट्टू, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु में लॉन्च किया गया था। क्या हाइब्रिड रॉकेट है। उसी के बाद अग्नि प्राइम, यह परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। वहीं देखें हम तारागिरी, INS तारागिरी मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा निर्मित युद्धपोत का जलावतरण किया गया। वहीं देखें INS बागीर, यह 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो नौसेना में शामिल की गई। कौन सी? बागीर। हेलेना DRDO द्वारा टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, जगह सफेद हेलेना क्या होता है जी, किस में लगी रहती है? एक तो क्या होती है टैंक रोधी नाग के नाम से आप जानते हो, ये क्या रहती है? ये हमारे जो फाइटर जेट होती है उनमें लगी रहती है हेलेना। वहीं वरुणा के बारे में बात करें, भारत का पहला यात्री ड्रोन का अनावरण PM मोदी के द्वारा किया गया। वहीं INS द्रोणाचार्य, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट कलर से इसे सम्मानित किया गया। किसको? INS द्रोणागिरी को। उसी का विंध्यगिरी जो INS विंध्यगिरी है, विंध्यगिरी जो है प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत युद्धपोत जो भारतीय सेना में शामिल हुआ। तो कौन कौन से द्रोणाचार्य है, उसके बाद में विंध्यगिरी, और देखो कौन कौन से थे जो प्रोटीन 17 के तहत बनाए गए, एक विंध्यगिरी और एक महेंद्रगिरी हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। इनको तो प्रेसिडेंट कलर दिया गया है। और INS उदयगिरी भी इसके तहत देखने को मिल रहा है हमें। आगे देख लेते हैं हमारा इतिहास व कला संस्कृति से जुड़ा हुआ जो हमारा मुख्य करंट अफेयर्स है उसके बारे में। IAS 2022 में पूछा गया था कि हैदराबाद में भारत के नए जो प्रधानमंत्री है रामानुजन की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से रामानुजन की शिक्षाओं से किसको निरूपित करती है? तो मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। यह उनकी प्रमुख शिक्षाएं बताती हैं। अब कुछ करंट अफेयर्स है उनको हम देख लेते हैं। जैसे वर्ष 2025 में भारत की जो साहित्यिक पुस्तकें हैं कौन कौन सी? भगवत गीता, नाट्य शास्त्र, इनको यूनेस्को की जो विश्व स्मृति सूची है उसमें शामिल किया गया था। वहीं हम देखें देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन 21 मई 2025 को भोपाल में आयोजित किया गया था और इस समय पर उनकी 300वीं जयंती मनाई गई थी। इस समय डाक व सिक्का भी जारी किया गया था। उसके बाद में हम देखें बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण बाप्स मंदिर अबू धाबी में बनने वाला, अबू धाबी जो UAE आपने सुना होगा, यूनाइटेड एमिरेट्स जो बनी हुई हैं, तो UAE में कि अबू धाबी में बनने वाला पहला हिंदू मंदिर था। इसका निर्माण फरवरी 2024 में पूर्ण हुआ था। BPS जो हमारा अपने स्वामीनारायण जी के मंदिर देखने को मिल जाते हैं। वहीं विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। भोपाल के पास देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। वहीं गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय खगोलविदों को दिया गया। गोविंद स्वरूप को जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो खगोलविदों को दिया जाता है वो उनको प्रदान किया गया। वहीं देखें हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तराखंड के में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी। जो तुंगनाथ मंदिर है उसको राष्ट्रीय महत्व का मंदिर बनने के लिए वहाँ से मंजूरी मांगी। भाई देखें ओचिराक काली उत्सव केरल में मार्शल आर्ट उत्सव है जो हाल ही में संपन्न हुआ। कौन सा? ओचिराक काली, कहाँ पे? केरल का मार्शल आर्ट। वहीं धनु यात्रा या धनु यात्रा उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण नाट्य है। ओमकारेश्वर खंडवा में स्टैचू ऑफ वननेस एकात्म धाम आदि शंकराचार्य की अष्टधातुई 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहीं पे जो आध्यात्मिक एकात्म धाम या इंस्टीट्यूट भी खोला जाएगा। वहीं देखें हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोंकण क्षेत्र में प्राचीन कावी चित्रकला की प्रशंसा की। जो कोंकणी क्षेत्र में हम देखने को मिलता है, जो पश्चिमी घाट है वो कोंकणी क्षेत्र है हमारा। कहाँ से? गोवा से लेकर हमें मंगलूर तक कोंकण देखने को मिल जाता है। पर जैन समुदाय के 2 पवित्र स्थल संबित शिखर और शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात जो हाल ही में चर्चा में देखी गई। शत्रुंजय पहाड़ी को चर्चा में हमेशा बनी रहती है। इसके बारे में हम बात करें, गिरनार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है इसको। थुलल केरल का एक गायन व नृत्य कला है जो चर्चा में रही। कौन सी? थुलल। और अभी वो हमें एक मार्शल आर्ट भी देखने को मिला। काकोरी ट्रेन लूट कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। चोरा चोरी कांड का नाम बदलकर चोरा चोरा क्रांति कर दिया गया। चोरा चोरी क्रांति, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इसकी जो डेट भी बना कर दी गई है 4 फरवरी 1922, इसको ध्यान रखिएगा। 5 मत लगा दीजिएगा, 4 कर दी है सरकार ने। उसके बाद में केरल के कोझिकोड में यूनेस्को ने भारत की पहली साहित्यिक सीरीज केरल की कोझिकोड है उसको। भाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को यूनेस्को का पहला संगीत का शहर घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा
में गीता भवन बनाने की घोषणा की गई है। राज्य का पहला गीता भवन 1 दिसंबर 2025 को इंदौर तो दूसरा जबलपुर में स्थापित किया गया है। वहीं हम देखें विश्व का पहला ओम आकृति का मंदिर पाली राजस्थान में बनाया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन बिहार के राजगिरी में देखने को मिला। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर सिद्धिपेट मंदिर हमें तेलंगाना में देखने को मिला है। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी बनारसी में के वैदिक 3D म्यूजियम प्रस्तावित किया गया है। वहीं देखा माँ कामाख्या दिव्य लोक असम के गुवाहाटी में प्रस्तावित है। सऊदी अरब के जेद्दा शहर में विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी मस्जिद का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? जो हमारी था सऊदी अरब का जेद्दा शहर है, वहाँ पर 3D मस्जिद बनाई जा रही है। उसके बाद में हम बात करें मध्य प्रदेश की जो डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक हैं जो संपन्न हुई, जो पहली बैठक देखी गई थी तो जबलपुर में हुई थी। उसके बाद 5 अक्टूबर को इसी समय रानी दुर्गावती जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो संग्रामपुर दमोह 24 जनवरी महेश्वर रानी अहिल्याबाई से जुड़ी हुई चीज़ें। उसके बाद मई 2025 में राजवाड़ा इंदौर में राजी अहिल्याबाई को समर्पित की गई। 2 रानी दुर्गावती से संबंधित हो गई, 2 हमारी अहिल्याबाई जी से संबंधित। और 3 जून 2025 को पचमढ़ी के नर्मदापुरम में राजा भभूत सिंह से जुड़ी हुई ये जो बैठक है वो संपन्न हुई। आगे देख लेते हैं जो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुए हर वर्ष 2 वर्ष में किया जाता है। 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे तब ये उनके उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2023 को हमें इंदौर शहर में मनाया गया था और अभी हमें भुवनेश्वर में 2025 में देखने को मिला था। इसकी जो उस समय जो थीम थी विदेशी मेहमानों के लिए पधारो हमारे घर रखी गई थी। मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली थे, चंद्रिका प्रसाद संतोषी विशेष अतिथि थे, सूरीनाम के राष्ट्रपति, और सामान्य अतिथि जो जेनेटा मैस्केरेंस जो थे हमारे ऑस्ट्रेलिया के सांसद देखने को मिले थे। उसके बाद में हम देख लेते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिदृश्य से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स। तो ये है सुर्खियों में बटोरने वाला लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? तो लिस्बन घोषणा में महासागरों से संबंधित देखी जाएगी। वहीं हम आगे बात करें गोवा भारत का दूसरा राज्य बन गया है जिसने फरवरी 2026 में अपना वैज्ञानिक एटलस जारी किया। इससे पहले किसने किया था? तो केरल ने जारी किया था। वहीं देखें अहमदाबाद विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है जहाँ पर जलवायु संस्थान की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद में हम बात करें सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। कहाँ खोजी गई? तो अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिल जाएगी। वहीं तमिलनाडु के तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। जो तट मंदिर बने हुए हैं आपने देखा होगा बाहुबलीपुरम के तट मंदिर भी बोलते हैं उनको। तो ये जो महाबलीपुरम के तो भारत के पहले हरित ऊर्जा पुरातत्व बने हुए हैं। बेंगलोर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम को शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। जो बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना बेंगलुरु। वहीं भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जा रहा है। किससे संबंधित है? हमारा मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ। नोएडा भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वन वेद पार्क स्थापित किया गया। कहाँ पर? नोएडा में। अब आगे देखें हम असम ने भारत मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह कोता अभियान प्रारंभ किया। किसके द्वारा? असम के द्वारा। किसके लिए? जो मानव और जो पशु या पर हम बोले पशु और ह्यूमन जो संघर्ष है उससे जुड़ी हुई। तो इसमें मानव और हाथी से जुड़े हुए गजह कोथा अभियान प्रारंभ किया हुआ है। संयुक्त अरब अमीरेट से यूएई विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व जो संरक्षण कांग्रेस 2025 का मेज़बानी कहाँ की गई? तो यूएई में देखने को मिली। वहीं देखें हम मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ पर किया गया? मेथनॉल से बेंगलुरु में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। किसके द्वारा? HP के द्वारा। हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य बनाया गया। जो उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व है उसको 33वां हाथी रिजर्व बनाया गया। दार्जिलिंग चिड़ियाघर देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। मिष्टी योजना किससे संबंधित थी? समुद्री तट पर जो मैग्रोव का जो वृक्षारोपण है उनके संरक्षण से भी जुड़ी हुई थी। वहीं हम देखें प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया गया है। कौन सा है हमारा? तो ये मिशन लाइफ प्रारंभ किया गया। वहीं देखें हम भारतीय वन संरक्षण
जो अधिनियम है 1980 का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया गया, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया। ये 2023 में नाम बदला हमने। भाई इंदौर शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। भाई बनेरघट्टा जो बायोलॉजिकल पार्क है भारत में प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बना है। बनेरघट्टा में कहाँ देखने को मिल जाता है, तो ये हमें मुख्य रूप से जो हमारा कर्नाटक है उसमें देखने को मिल जाता है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में संशोधित कर विधेयक पारित किया था। जो उसमें है उन्होंने वन्यजीव केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम उसमें क्या किया है, उन्होंने संशोधन किया है। वहीं हम बात करें आगे, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से भारत में पहली बांस आधारित जो वायु रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क का लॉन्च किया गया। कहाँ पर की गई है, असम गुवाहाटी में। वहीं देखिए दिल्ली संवर्धन वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया गया। वैश्विक वन्यजीव मेला जो है वो दिल्ली में किया गया। वहीं देखें हम तो फिलीपींस ने दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल होती है उसका लार्वा होता है क्रायोबैंक लॉन्च किया है। कोरल का जो लार्वा का क्रायोबैंक यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रतिभाशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है। वहीं हम GSW एनर्जी लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र कहाँ पर प्रारंभ किया है। GSW ये आपने पता होगा स्टील से जुड़ी हुई चीज वो है, तो ये कर्नाटक में प्रारंभ किया है। वहीं हम देखें तमिलनाडु राज्य के वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए अगर कोई कार्य करता है तो उसको 1 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। उसको कुछ इनाम राशि या फिर कार्य किए जाएंगे उस पैसे से। मध्य प्रदेश राज्य ने भारत की पहली चीता सफारी शुरू की है। कहाँ किसने की है, मध्य प्रदेश ने चीता सफारी में। सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार प्रदान किया है। तमिलनाडु राज्य ने भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया है। तमिलनाडु ने कौन सा, हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। हॉर्नबिल आपको किन राज्यों के वो भी मिल जाएंगे पक्षी, राज्य पक्षी, तो हमारे नागालैंड में हॉर्नबिल राज्य पक्षी है, अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल जाता है। बाघ रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करें, अभी आपको पता होगा कि नई जो बाघ रिपोर्ट है वो प्रारंभ हो गई है। मैंने आपको अपने एक जो फरवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स है उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यह 9 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हुई। और भारत में बाघों की संख्या कितनी, 3682 देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के जो 5 बाघ हैं जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में है जो सबसे ज़्यादा जो बाघ, या फिर देश के 5 सर्वाधिक बाघों वाले राज्य, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 785, फिर हमारे कर्नाटका में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 व तमिलनाडु में हमें 306 देखने को मिल जाएंगे। वहीं हम देखें अभी हाल ही की रिपोर्ट में जो हमारे बाघों से जुड़ी मृत्यु के आंकड़े दर्ज किए गए, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में देखे गए। और अभी तक जो कुल भारत में टाइगर रिजर्व है कितने देखे गए हैं, वो हमारे 58 टाइगर रिजर्व है। तो हम बात करें 56, 57 और 58, तो 58वां मालवा टाइगर रिजर्व है जो 2025 में मध्य प्रदेश में बना था। और रातापानी मध्य प्रदेश में हमारा 57 में देखेगा। 56वां घासी पिंगला टाइगर रिजर्व 56वां ये हमारा छत्तीसगढ़ में देखा गया था। अब आगे देखते हैं हम कि जो हमारी आर्द्र भूमियाँ हैं, हाल ही में जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, तो 58 देखने को मिली है। तो फरवरी 2026 तक भारत में जो आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या है वो 98 देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में है तो 5 हमें रामसर साइड देखने को मिल जाती हैं। भारत में वेटलैंड सिटी का दर्जा इंदौर व राजस्थान के उदयपुर को देखने को मिला है, इंदौर या उदयपुर को। भोपाल 2002 में शामिल किया गया था। यशवंत सागर जो इंदौर में है उसको 2022 में, शांग सागर शिवपुरी का 2022 में, शिरपुर लेक 2022 में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, और तवा जलाशय को 2024 में शामिल किया गया। सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो शिरपुर लेक देखने को मिल जाती है। उसी के साथ में अभी हाल में देखो ये जो पुराने हैं तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर PSO पेपर में पूछा जाता है तो जो हाल ही में हैं वो पूछे जाते हैं, या फिर कुछ जो नवीन है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बताएं तो छरी ढांड है वो हम कौन सा है, अभी हमारा 98वां बना है, गुजरात में अवस्थित है। ये क्या 31 जनवरी में दोनों बने हैं। भाई पटना, देखो नाम से पटना आ रहा है लेकिन लगा कहाँ दोगे आप, पटना में नहीं लगाना है हमें। ये हम उत्तर प्रदेश के एटा शहर में देखने को मिल जाता है। कहाँ, जो यूपी के एटा में। वहीं हम देखें श्री जहर झील 2025 में बनी है, तो राजस्थान की है। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का पहला, ये ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का पहला था। ये IMP है हमारे लिए।
गोगाबिल आपको पता ही होगा, गोगाबिल अभ्यारण्य भी कहाँ है, बिहार में बसते। वहीं उदयपुर झील, ये भी बिहार में बसते, तो उदयपुर के नाम से उदयपुर मत लगा दीजिएगा। वहीं गोकुल जलाशय भी हमें बिहार में देखने को मिल जाता है। वहीं मैनार राजस्थान में, खीचन ये भी हमें राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं। तो 2025 के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, 2026 के उदवा झारखंड में, वहीं केचुलोपल्ली सिक्किम में, तीर्थंगाल तो हमें तमिलनाडु में, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा। और कहाँ इनसे जुड़े हुए फैक्ट देखें तो हम सबसे ज़्यादा हमें तमिलनाडु में, दूसरा नंबर पे यूपी में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये अभी जो हाल ही के जो बनाए गए हैं, पटना के बारे में है तो वो उत्तर प्रदेश में उदयपुर है जो झील, जो हमें बिहार में देखने को मिल जाती है। और ये श्रीसर राजस्थान हो गई। कोपरा जलाशय के बारे में भी याद रखिएगा, ये हमारा छत्तीसगढ़ का पहला है। अब हम देख लेते हैं जो हमारी वन रिपोर्ट 2023 है उसके बारे में। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे, फिर भारत के संदर्भ में। 1987 से जारी की जा रही है और ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित की हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है। और जो 2023 वाली रिपोर्ट है वो हमारी 18वीं रिपोर्ट थी, 2024 में जारी की गई थी। कुछ हम वनों के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हुए अति सघन वन मध्य प्रदेश में 2.28% देखते जाते हैं। और सबसे ज़्यादा खुले वन, दूसरे नंबर पर मॉडरेट वन, और फिर उसके बाद में हमारे तीसरे नंबर पर जो अति सघन वन देखे जाते हैं। इनके बारे में बात करें, जो कैनोपी 70% से अधिक होती है वो हमारे अति सघन वन होते हैं। 40% से 70% के मध्य होती है कैनोपी, मध्यम वन होते हैं। और उससे कम होती है 10% से लेकर 40% तक खुले वन होते हैं। और 10% से कम होती है तो वो झाड़ियों के उसमें संदर्भ में देखी जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो हमें बालाघाट, छिंदवाड़ा व बैतूल, BCBM ऐसे याद कर लेना, BCBM तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो ये कहाँ, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल और मंडला। वही न्यूनतम वन तो शाजापुर में हमें देखने को मिलते हैं स्वान। तो आप देखना पता स्वान की घटना हो तो ब्लैक स्वान जैसी घटना है, तो ये हमें ऐसे देखने को तो स्वान SUAN। तो स्वान, शाजापुर, उज्जैन, आगर मालवा व निमाड़ी। अपने कोई भी इक्रोनिम्स बना लीजिए करिए, किसी के दूसरे से की चीज़ें याद नहीं होती। जब आप बैठ के अच्छे से पढ़ोगे तो उसी तरीके से आपको चीज़ें याद होंगी। भाई देखें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक प्रतिशत वाले, तो उमरिया, बालाघाट, श्योपुर देखने को। और मंडला कौन सा है, UBS आता है और UPS आता है। वैसे तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ तो UBS याद कर लिएगा, और यहाँ बाद में और जोड़ना हो तो जोड़ना। मंडला आपका चार दोनों में ही बाद में देखने को मिल जाता है। तो UBS का उमरिया, बालाघाट व श्योपुर देखने को मिल जाता है। न्यूनतम 1% तो हम पढ़ रहे थे, तो देखो शाजापुर अब दूसरे नंबर पर चला जाएगा, फिर उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा उज्जैन आ जाएगा। तो उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा और फिर उसके बाद रतलाम या निवाड़ी था, या तो यहाँ पर रतलाम देखने को मिल जाएगा। तो हमारे परसेंटाइल में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं सबसे ज़्यादा आग की घटना है रायसेन, देवास व सीहोर में देखने को मिलती है। ये रायसेन में क्यों, क्योंकि आपको पता होगा पथरीला क्षेत्र है, भीमबेटका वाली। अब देखिए वो क्षेत्र कैसा है, वहाँ पर झाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, सूखा क्षेत्र हो जाता है रायसेन, फिर देवास व सीहोर में। अब उसके बाद में सर्वाधिक वन वृद्धि देखो बिंड वाले, जिसमें पहले से कम हो, अगर वहाँ पे आप मान के चलो कहीं किसी क्षेत्र में 10 किलोमीटर वन है, आपने 1 किलोमीटर वन और लगा दी, तो सीधे वृद्धि कितनी देखी जाएगी, 10% की। तो इसी प्रकार से भिंड में पहले ही वन क्षेत्र कम था, थोड़े से वन लग गए, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि भिंड में, फिर रतलाम, फिर निवाड़ी में देखी गई। सबसे ज़्यादा कमी जहाँ पे वन अधिक हों और उसके बाद थोड़े से काट लीजिए, मान के चलो आपके यहाँ पर 100 किलोमीटर बनी है और 2 किलोमीटर कोई काट ले, तो सीधे कितने की बुद्धि की कमी है, 2% की। तो दमोह, सागर व श्योपुर में कमी देखी गई। उसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष की प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो सागौन, साल व तेंदू हमें दिखने को मिल जाता है। सागौन है, उसका साल पे तेंदू। और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा, पलास, ब्यूटियम मोनोस्परा, या इसको बोलते हैं टेशु भी बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसके नाम नहीं ना। नगरीय क्षेत्रों में अमरूद, जिसे साइटियम गुआवाजावा किसका वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। वहीं हम देखें गैर काष्ठीय जो वृक्ष है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, तो तेंदू, डायस्पोरा, मोनोक्लोनोस बोलते हैं, मोनोलिस्का, मोनोक्लोनोस, इसके जो नाम है वो कौन सा, मेलोनो किसलोन में देखने को मिल जाता है। वहीं देखें हम मध्य प्रदेश की प्रमुख प्रजातियां कौन सी, घनेरी, यहाँ पर लेटाना जो कैमरा है वो हमें देखने को मिल जाती है। प्रमुख आक्रामक जो प्रजाति है वो हमें कौन सी है, घनेरी या लेटेना कैमरा देखने को मिल जाती है। अब हम देखें हमारी जो रिपोर्ट है भारत के संदर्भ में, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 2023 की 18वीं रिपोर्ट थी, डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा प्रस्तुत की गई, और वन अनुसंधान जो संस्थान है देहरादून द्वारा, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसका विमोचन किया गया। वनावरण हम देखें, वृक्षावरण, वनावरण कितना है, 21.76%। वहीं हमारा
जो वृक्षावरण है वो 3.41 देखने को मिल जाता है। कुल मिला के हमारा 25.17% हमें टोटल वन देखने को मिला। झाड़ियों की बात करें तो 133% देखने को मिलते हैं। और गैर वन कितने हो गए, इसको माइनस कर देंगे, दोनों को मिला के जो माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 73.50%। टोटल मिला कर 100% हमारा क्षेत्र हो जाता है। अब उसके बाद में हम जब बात करें तो कुल वन वृद्धि देखिए, कुल जो वृद्धि है वन एवं वृक्षावरण में तो कितनी देखी गई 1445 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में हमारी 1289 वर्ग किलोमीटर देखी गई। सबसे ज़्यादा जो वन में अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। सर्वाधिक वनों की वृद्धि, वन व वृक्षों की वृद्धि कहाँ देखी गई, छत्तीसगढ़। CUA कौन सा है, कुआ। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि कहाँ देखी जाती है, कुआ में देखी गई। तो कहाँ पर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में। उसके बाद में वनावरण, अब देखो वन और वृक्ष दोनों चीज़ें थी, लेकिन वनावरण में सबसे ज़्यादा मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा में देखी गई। ये याद करने लायक चीज़ नहीं है, बस इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देखी जा रही है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से वन व वृक्षारोपण में शीर्ष मध्य प्रदेश। मैम के बारे में याद रखिएगा, मैम माने वन व वृक्ष व दोनों में मैम कौन कौन से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन व वृक्ष आवरण हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, तो वो हमें देखने को मिल जाता है कहाँ पर, वन और वृक्ष दोनों हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन वनावरण के बारे में पूछा जाए तो फिर आपका अरुणाचल प्रदेश के बारे में छत्तीसगढ़ आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश व महाराष्ट्र। वहीं अगर बना किले के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की जगह पर हमें जो क्या छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन आवरण में जो प्रतिशत में तीन जो राज्य कौन कौन से, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में कितने प्रतिशत को, इसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश और हमारे जो राज्य हैं सबको सम्मिलित कर दिया गया है। अगर राज्य के बारे में बात करें तो मिजोरम हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में अगर लक्षद्वीप भी दिया है तो आपको लक्षद्वीप लगाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में आता है अंडमान निकोबार। और कुल मैंग्रोव जो वनस्पति कितनी है हमारी, 4992 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल जाती है। कार्बन स्टॉक के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक देखा जाता है। उसी के बाद में बात सबकी आग की घटना है, आपको पता होगा उत्तराखंड में कितनी आग लगती है, तो ये हमें वहाँ देखने को मिल जाती है। वहीं उसके बाद में फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद में हमें छत्तीसगढ़ में ये घटनाएँ देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जैव विविधता विरासत स्थल हैं तो कितने देखने को मिल जाते हैं हमें, तो ये 5 स्थल देखने को मिल जाते हैं। 2019 में 2 बने थे, एक 22 में बना, फिर 2024 में देखने को मिल जाते हैं। नारवल सतनाम है 19 में, पातालकोट छिंदवाड़ा का 2019 में बना, अमरकंटक अनूपपुर का 2022 में बनाया गया। वाल्मी परिसर भोपाल का ये संस्थान है एक वाल्मी में, और उसके बाद भोपाल में 2024 में बनाया गया। जो सुरपुर लेक है इंदौर की 2024 में बनाई गई। अब हम बात कर लेते हैं जो हिम तेंदुओं का जो प्रथम सर्वेक्षण था उसके बारे में। ये सबसे पहले 2019 की जो रिपोर्ट थी उसमें हमें देखने को मिला था। भारतीय जो वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ और नेशनल इंस्टीट्यूट जो कंजर्वेशन फाउंडेशन है, जो नेशनल कंजर्वेशन जो फाउंडेशन है, उसके सर्वेक्षण में 2019 में शुरू हुआ था। जो हमारे हिम तेंदुए हैं टोटल उनकी संख्या 718 बताई गई। लद्दाख में हमें 477 देखने को मिल जाते हैं, उत्तराखंड में 124 और हिमाचल प्रदेश में हमें 51 देखने को मिल जाते हैं। उसी के बाद में ये तो हो गई हिम तेंदुओं से संबंधित। तेंदुओं की स्थिति 2022 में क्या है, फरवरी 2024 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में तेंदुओं की स्थिति 2022 की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि भारत में जो तेंदुओं की संख्या है वो लगभग 13,874 देखने को मिल जाती है। मध्य प्रदेश में लगभग 3907, महाराष्ट्र में 1985 और कर्नाटका में हमारे जो 1879 तेंदुए देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पर्यावरण संबंधी अन्य दिवस उनके थीम के बारे में। तो देखें हम पहले मतदाता दिवस, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और 2026 में इसकी जो थीम रखी गई थी मेरा भारत मेरा वोट। उसके बाद में राष्ट्रीय पर्यटन, ये भी 25 जनवरी को मनाया जाता है और 2026 में इसकी थीम रखी गई थी ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2026 में इसकी थीम रखी गई आर्द्रभूमि एवं पारंपरिक ज्ञान संस्कृति विरासत का उत्सव। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है
और 2026 में इसकी जो थीम रखी गई है वो विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत और उत्प्रेरित। आईएमपी हैं, इनको सबको आईएमपी करके रखिएगा। ये ऊपर का भले ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन इन दो को तो आईएमपी करके रखिएगा। उसके बाद में हमारा 3 मार्च 2026 में जो हमारा वन्य जीव दिवस मनाया गया, मैं आपको आईएमपी बता दूंगा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से दो तो आईएमपी ही कर लीजिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस। तो ये 3 मार्च 2026 में औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य विरासत और आजीविका का संरक्षण। वहीं जल दिवस जो 2025 में मनाया गया था, वाटर एवं जंगल। समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2025 में मनाया गया था, समृद्ध समुद्र, विकसित भारत, नीली अर्थव्यवस्था और हरित विकास के लिए युवा। ये 2025 की थीम थी हमारी। उसके बाद पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल 2025 में मनाया गया था, तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह। उसके बाद में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया गया था 2025 में। शहरों और समुदायों को पक्षी का अनुकूलन, ध्यान रखिएगा। पहले 2 इंपोर्टेंट बता दिए मैंने आपको, एक तो इन पे स्टार मार्क कर लीजिए, एक उसके बाद में हमारा विश्व पृथ्वी दिवस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद में फिर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए, विश्व जनसंख्या दिवस पर स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद में विश्व प्रवासी दिवस 13 मई हो गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई, इसको भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। कि जो प्रकृति और के साथ सामंजस्य का सतत विकास, ये हमें इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 21 जून 2025 का, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसकी थीम रखी गई थी। वहीं हमारा जो 23 जून है ओलंपिक, विश्व ओलंपिक जो दिवस मनाया जाता है, आइए साथ मिलकर आगे बढ़े, इसकी थीम रखी गई थी 2025 में। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी बिहाइंड द मास्क हु हील द हीलर्स, हिंदी में लिखो। ये सब मतलब ये तो काट दो, हिंदी में लिखना है, ऐसे ये था। और बिहाइंड द मार्क्स हु हील द हीलर्स, ये मुख्य रूप से चीज़ें थी हमारी। उसके बाद में हमारा है विश्व जनसंख्या दिवस, ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 की थीम थी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी, इसकी थीम थी। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस आईएमपी है, कर लीजिए। प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ या बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, इसकी जो थीम थी मुख्य रूप से। ओशियन डे, इसको स्टार कर लीजिए। ओशियन डे 8 जून को था। वंडर जो हमें सहारा देता उसे बनाए रखना है हमें, इसकी मुख्य थीम थी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाई जाती है, क्योंकि इस समय पर हमें पता होगा आपको कि चंद्रमा पर हमारा ये जो लैंडर था, वो रोवर था, वो लॉन्च हुआ था, इसके कारण से ये मनाया जाने लगा। इसमें क्या था, आर्यभट्ट से गगनयान तक प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। आपको पता होगा जो हमारे मेजर ध्यानचंद थे, उनके जन्म दिवस पर 1 घंटा खेल के मैदान में। उसके बाद विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2025 में जो थीम थी स्वस्थ गृह के लिए सतत खाद्य प्रणालियाँ। उसके बाद में 16 सितंबर 2025 में विज्ञान एवं वैश्विक कार्यवाही तक। उसके बाद में विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। प्रमुख दिवस और हैं जैसे आयुर्वेद दिवस तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। संविधान हत्या दिवस या फिर ब्लैक डे इन इंडिया, तो ये 25 जून जो हमारे इस समय पर इमरजेंसी लगी थी। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। कुछ प्रमुख सप्ताहों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 27 जनवरी से 30 जनवरी तक भारतीय ऊर्जा सप्ताह के रूप में। 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह के रूप में। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में। 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक विश्व आंतरिक सप्ताह के रूप में। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में। 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक स्वशासन सप्ताह। 25 दिसंबर को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन दिवस होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय दशक है मुख्य रूप से। जैव विविधता के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक 2011 से लेकर 2020 तक था। उसी गरीबी उन्मूलन के लिए 2018 से लेकर 2027 तक का अंतर्राष्ट्रीय दशक था। वहीं जो पारिवारिक खेती नेल्सन मंडेला शांति शतक के रूप में मनाया जा रहा था, तो 2019 से लेकर 2028 में। 2021 और से लेकर 30 तक पारिस्थितिकी जो हमारी इकोलॉजी है तंत्र बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र शतक मनाया जा रहा है, या दशक मनाया जा रहा है, शतक नहीं दशक मनाया जा रहा है। वहीं 2022 से 2032 तक स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक होगा। वहीं 2024 से लेकर 2033 तक
हमारा सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दशक के रूप में मनाया जाएगा। ये IMP है, इनको आप कर लीजिएगा दोनों के लिए, 2022 और 2024 वाला। उसके बारे में आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्य रूप से दिवस मनाए जाते हैं वर्ष से जुड़े हुए, तो 2025, 2026, 2027 वाले ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि आपको पता है 2023 वाला बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, 2024 वाला कैमलेट जो ऊँटों से जुड़ी हुई जो प्रजातियाँ थी उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। 2025 में 4-5 वर्ष मनाए गए थे, जैसे सहकारिता वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, क्वांटम विज्ञान व प्रौद्योगिकी का वर्ष व शांति एवं विश्वास का वर्ष, ये 4 वर्ष थे। 2026 महिला किसान वर्ष, चारागाह एवं पशुपालक वर्ष, सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। IMP कर लीजिए इस 4-5 चीज़ों को। और 2037 में टिकाऊ पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष व कानूनी साक्षरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अब हम MCQ सेक्शन पर आ चुके हैं कि मध्य प्रदेश की जो सबसे छोटी रामसर साइट वो सिरपुर लेक थी। बाघ गणना में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए गए थे? मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं। वहीं हम देखें जो देश में तेंदुओं में सर्वाधिक संख्या कहाँ देखी गई? तो मध्य प्रदेश में देखी गई। जो हमारे 2026 का जो मतदाता दिवस की जो थीम थी, तो उसकी जो प्रमुख थीम क्या रखी गई थी? तो भविष्य के लिए वोट इसकी थीम। तो 4 का D आपको देखने, 4 का B, तो क्या है? मेरा वोट और मेरा भारत मेरा वोट, ये इसकी थीम देखने को मिल जाती है। वहीं देखें हम सांस्कृतिक विरासत श्रेणी 2024 में भारत की जो 33वीं विश्व विरासत साइट बनी वो कौन सी बनाई गई? तो आपको पता होगा जो मोहदम्स असम के थे वो हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं देखें हम, और जो 44 भी कौन सी देखने को मिलेगी? जो हमारे शिवाजी के किले हैं, तो जो 12 किले हमें कहाँ देखने को मिल जाएंगे? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और एक किले हमें तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, जंजीबार का किला। उसके बारे में बात करें हम, मध्य प्रदेश की सोलर सिटी किसे बनाया जा रहा है? तो सोलर सिटी सांची को बनाया जा रहा है। 6 का C हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर को किस शहर के लिए तो संगीत का शहर घोषित किया गया? तो उसके बाद में हम बात करें हमारा 8वें नंबर का, मध्य प्रदेश में जूलॉजिकल पार्क लमेटा घाट के बारे में आपने सुना होगा, तो जबलपुर में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान देखने को मिल रहा है? तो मध्य प्रदेश का मैग्नीज उत्पादन में आपको प्रथम स्थान देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए आपको आंसर लगा दी। 9 का आपको मैग्नीज उत्पादन में कौन सा देखने को मिल जाएगा? दूसरा स्थान, तो D नंबर का आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा? D नंबर का आंसर हो जाएगा। अच्छा, चूना, गेरू और तांबे में पहला स्थान है। ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय डॉल्फिन है तो कब मनाया जाता है? तो ये हमें 5 अक्टूबर को देखने को मिलना चाहिए। तो ये 10वें का जो ये है हमारा, तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। उसके अंदर वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक कार्बन स्टॉक के 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिल जाएगा। देखिए जहाँ पर देखो वन क्षेत्र अधिक होगा, तो मुख्य रूप से देखो वन क्षेत्र तो मध्य प्रदेश में देखे, लेकिन हमारे यहाँ पे कार्बन भी तो अधिक उत्सर्जित किया जा रहा है, तो स्टॉक कहाँ होगा? फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आ जाता है। आगे देखते हैं हम, जो सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है? तो इनके द्वारा जो मुख्य रूप से प्रदान किया गया है, तो पर्यावरण संरक्षण की जलवायु कार्रवाई के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। SDG रिपोर्ट 2023-24 लक्ष्य 1 में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो हम इसके बारे में बात करें, मध्य प्रदेश को इसमें ऑप्शन ए फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है। वहीं वर्ष 2024 में चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन बना? तो इसमें भारत हमें देखने को मिल जाएगा। कौन बना? तो भारत बना था 4था देश चांद की सतह पर पहुंचने वाला। जापान बना 5वां देश। 5वां देश कौन बना? जापान देखने को मिल जाएगा। वहीं देखें हम, वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हुए? तो हमारा जो वायोकॉम सत्याग्रह था उसको वर्ष 2024 में 100 वर्ष पूरे हुए थे। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम जो प्रमुख पोर्टल हैं प्रथम विश्व में, मध्य प्रदेश में, और कुछ मिशन हैं और हमारी सूचकांक है उनको लेकर आएंगे, और हमारे 1, 2 या 3 लेक्चर और आएंगे अधिकतम। इसमें हमारी पूरी करंट अफेयर्स की पुस्तक का रिवीजन हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।